आपके दोस्त सैयद अहमद जिलानी का आदाब। नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू पर आपसे हर हफ्ते को 4:26 पे मुलाकात का वादा था, तो हाजिर हैं दखनी में खबरों के साथ। दखनी जबान की अलग कशिश है, ये तो आपको मालूम है। तो ये जबान में आज हम आपको मुख्तलिफ खबरें दिखाएंगे। क्या आपको मालूम चार मीनार के हैदराबाद में के चार मीनार के अलावा भी और भी चार मीनार हैं? क्या एक अजीब और गरीब शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे और एक हैरत अंगेज औरत से भी मिलेंगे जो सिर्फ चाय पे जिंदा है। इसके अलावा और भी दिलचस्प खबरें हैं, तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। अगर आपसे कोई ये पूछा चार मीनार कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे क्या हौले पने का सवाल करें। सारी दुनिया को मालूम चार मीनार हैदराबाद में है। बहुत लोगों को नहीं मालूम हैदराबाद के चार मीनारों के अलावा भी चार मीनार हैं। कहाँ हैं आज हम आपको बताएंगे। देखो, हैदराबादी नहीं पूरे मुल्क के खास तारीखी इमारतों में चार मीनार का भी शुमार है। चार मीनार दक्कन की शान है। इसको 1591 में कुली कुतुब शाह बनाए थे। चार मीनार को बन के 400 साल से ज्यादा हो गए, मगर ये इमारत अभी भी जैसे की वैसी है। ऐसे जमाने में जब सहूलता नहीं थे, इतनी लंबी चौड़ी खूबसूरत और मजबूत इमारत कैसा बनी की। इसके चारों तरफ एक जैसा नक्शो निगार भी हैरत में डाल देता। चार मीनार को जो भी एक बार देख लेता जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या आप लोगों को मालूम दुनिया में कितने चार मीनार हैं? हमारे हैदराबाद में लोग ये समझते हैं कि चार मीनार एक ही इमारत है। क्या चार मीनार की ऐसी कोई और इमारत है, या कम से कम चार मीनार के नाम की ऐसी कोई इमारत है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है दुनिया में कितने चार मीनार हैं? दो है बोल के मालूम। अच्छा, दो है। एक तो ये हो गया, और एक कहाँ है? एक चार मीनार चौरस्ता बोलते हैदराबाद में ही है। अच्छा, चार मीनार चौरस्ता। तो क्या वहाँ चार मीनार की इमारत है ऐसी कुछ? सेम ऐसी नहीं है, इससे मिलती हुई है। मुझे सिर्फ एक चार मीनार के मतलब पता है, वो ये है बस। हैदराबाद का जुम्मैया में। दुनिया में कितने चार मीनार हैं? एक ही है। कहाँ है? यहीं है हैदराबाद में। और नहीं है कहीं भी? यार एक ही है। हाँ, एक ही है। हमें चार मीनार सिर्फ एक ही है। हैदराबाद हमारी शान चार मीनार है, एक ही है। हैदराबाद की शान एक ही चार मीनार ही है, और कोई भी नहीं है। कोई है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। बना लेंगे तो भी नहीं बना सकता। नहीं, इसी बारे में मेरा तो आइडिया है ही नहीं। चार मीनार तो सिर्फ एक ही है दुनिया में। चार मीनार मेरे ख्याल से बहुत जगह ही है। मेरे हिसाब से एक चार गुम्बद के उधर है। यहाँ में तो एक ही चार मीनार है, वो भी हैदराबाद में। मशहूर ब्रांड के डुप्लीकेट सामान बनाए जैसा बनाने वाले चार मीनार भी डुप्लीकेट बना लिए। चार मीनार उज्बेकिस्तान के शहर बुखारा में है। इसको 1807 में नियाज गुल बनाए थे। नियाज गुल एक बिजनेसमैन थे। इन्हों उधर का माल इधर, इधर का माल उधर पहुंचाने हैदराबाद को आते जाते रहते थे। इनको चार मीनार इतना पसंद था, अपने शहर में भी चार मीनार बनाने पे तुल गए। इन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी जरूर कर लिए, मगर जैसा कि शाह नाम रख लेने से कोई खुली कुतुब शाह नहीं हो जाता, वैसे ही मोटे मोटे लंबे लंबे चार मीनार खड़ा कर लेने से हैदराबाद के चार मीनार के जैसा चार मीनार नहीं बन जाता। ना तो हैदराबाद के चार मीनार के जैसा बुखारा का चार मीनार खूबसूरत है, और ना साइज में हैदराबाद के चार मीनार के उतना है। बुखारा का चार मीनार हैदराबाद के चार मीनार से 3 गुना छोटा है। एक बात जो अजीब है, हैदराबाद के असली चार मीनार को अभी तक हेरिटेज का दर्जा नहीं मिला। बुखारा के डुप्लीकेट चार मीनार को हेरिटेज का दर्जा मिल गया। दुनिया में कराची में एक है, और एक फिल्म सिटी में एक है चार मीनार। वो शूटिंग के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट आपको चार मीनार चौरस्ता है, वहाँ पे चार मीनार चौरस्ता बोलते हैं। वो सिर्फ एक ढांचा बना के रखे सिर्फ नाम के लिए। पाकिस्तान में है चार मीनार, छोटा सा चार मीनार है कराची में। सुना है दुनिया में पाकिस्तान में एक चार मीनार है जो इंडो पर्शियन तहजीब को दर्शाता है। मुझे वो नहीं पता है कहाँ का है। मैंने सुना है पाकिस्तान में एक है, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुल्क की तकसीम के बाद जो लोग पाकिस्तान को चले गए थे, इनको चार मीनार और बहादुर यार जंग बहुत याद आ रहे थे कते। वो लोग कराची में एक बस्ती बसाए जिसका नाम बहादुर आबाद रखे। वहाँ पे एक चार मीनार भी बना लिए। ये चार मीनार देखने में चार मीनार के जैसा है, मगर अंदर से खोखल है। आते जाते को देख के आंखों को ठंडक और दिल को सुकून तो पहुंचा सकते, मगर हैदराबाद के चार मीनार पे चढ़े जैसा इस पे चढ़ने की कोशिश करे तो ऊपर से ऊपर जाने का पूरा चांस है। आपने देखा होगा कि दुनिया में
चार मीनार के अलावा और दूसरे कितने चार मीनारा हैं, लेकिन हैदराबाद वालों के लिए इनका चार मीनार एक ही चार मीनार है। इनका मानना है कि कितने भी चार मीनार के नखला बना लो, चार मीनार के साथ कोई चार मीनार दूसरा नहीं बना सकते। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। दौलत और जायदाद के वास्ते बाज लोग अपने रिश्तेदारों पे क्या क्या करते और कैसा करते हैं तो आपको मालूम ही है, ये देखने में भी आते रहता। मगर मुंबई में एक आदमी उसकी मर्जी से पूछे बगैर पैदा करे बोल के माँ बाप पे केस करना चाह रहा। देखो ये रिपोर्ट। मुंबई में राफेल सैम्बल नाम के एक जने रहते। उनको देखे तो कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। उन 27 साल के नौजवान हैं, मगर चेहरे पे फैली हुई बेतुकी दाढ़ी में उनकी उम्र तो उम्र, उनकी पूरी शख्सियत छुपी हुई है। दाढ़ी को देखे तो ऐसा मालूम होता इन्हों मुंह छुपाने पूरे चेहरे पे बालान चिपका लिए हुए है। ये शक हमारे को कई को हो रहा बोले तो इन्हों काम ही ऐसा करना चाह रहे हैं। राफेल सैम्बल अपने अम्मा बाबा पे ये कसूर पे केस करना चाह रहे हैं कि उनसे बगैर पूछे उनके माँ बाप उनको पैदाइश कई को करे, उनको अपने पैदा होने पे शर्मिंदगी है करते। उनको दुनिया भर के माँ बाप से भी शिकायत है, वो ये कि 15 साल तक बच्चे को जबरदस्ती माँ बाप की मर्जी से जीना पड़ता। इसके बाद कुछ भी हुआ तो बच्चे पे गलती करा बोल के इल्जाम लगाते करते। आफ्टर 18 मुझे राइट टू डेथ होना चाहिए। अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू डेथ होना चाहिए, और अगर राइट टू डेथ नहीं है विच इज़ यूथनेशिया, तो मुझे एक मेंटेनेंस का ये होना चाहिए कि हर महीना या बाप का प्रॉपर्टी गारंटीड हो मुझे। ऐसे कुछ क्यों बनते हैं? माँ बाप ब्लैकमेल करते हैं, हमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम्हें ये किया, हमने तुम्हें वो दिया, बट हम तुम्हें क्यों दे कुछ? मतलब वाई शुड हम लोग माँ बाप को क्यों कुछ दे? क्योंकि उन्होंने हमें अपने जॉय के लिए पैदा किया, उनके खुशी के लिए, हम लोग के लिए नहीं। हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं वो लोग। अगर सोचते तो आधे लोग नहीं होते यहाँ पे। क्या तैयारी है? लॉयर मिल गया तो शायद 3-4 महीने, नहीं मिला तो 6-8 महीने। तो सफलता नहीं लग रहा है अभी के लिए। और अगर प्रॉपर लीगल आर्ग्यूमेंट भी हुआ तो जज को समझने की देरी है, क्योंकि वो खुद माँ होगी या बाप होंगे और उनको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगी कि ये क्या बोले जा रहा है। और शायद मुझे भी फाइन करेंगे, ये भी हो सकता है, फॉर वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम। बट ये रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लोगों को बताना है कि भाई देयर इज एन ऑप्शन टू नॉट हैव चिल्ड्रन। मत करो ना बच्चे पैदा। सैम्बल के ख्याल में ये सब जुल्म है। जुल्म के खिलाफ इन्हों केस करना चाह रहे हैं। सैम्बल का इरादा मालूम हुआ तो उनकी वालदा कविता कर्नाड सैम्बल बोले, सैम्बल जुल्म सहते हुए बड़ा हुआ, इस वास्ते अपने आप को जमीन पे बोझ समझा। इसके ख्यालों का मैं खैर मकदम करती हूँ। ये है देखो अम्मा की मोहब्बत, कैसा बच्चे की साइड ले रही। हालांकि कौन भी कितना भी आजाद ख्याल रहने दो, क्या इसको ये नहीं मालूम रहता कोई भी माँ बाप बच्चे के पैदा होने से पहले कैसा पूछ सकते, तेरे को पैदा करना या नहीं करना, तू दुनिया में आना चाहता या दुनिया में आने से पहले दुनिया से जाना चाहता? क्या सैम्बल खुद अपने बच्चों को उनसे पूछ के पैदा कर सकेंगे? उनको ये शिकायत है 15 साल तक बच्चा अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, अम्मा बाबा नजर रखे हुए रहते, तो क्या करना? जानवरों से बदतर हालत होने देना। क्या उन्होंने नहीं देखे जानवर भी अपने छोटे बच्चों पर नजर रखते? बचपने में अगर माँ बाप अपने बच्चों को मनमानी करने छोड़ दिए तो बड़ा होके उन्हें वाकई जमीन पे बोझ बन जाता। सैम्बल का ये भी बोलना है उनको अपने अम्मा बाबा से मोहब्बत है। हो सकता है इन्हों सही बोल रहे होंगे, ये मोहब्बत आम बच्चों के जैसी नहीं होंगी, इतनी ज्यादा हो गई होंगी उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अपनी दीवानी मोहब्बत में सबसे ज्यादा मुकद्दस रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। बजाय ये सोचने के पैदा कई को करे, अगर ये सोचे पेट में बच्चियों को बाज लोग कई को मार डाल रही हैं, ये जुल्म के खिलाफ इन्हों आवाज उठाते तो कितना अच्छा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बात चाहे अच्छी हो या बुरी, इसका असर तो होता ही। तानों से बाज लोग मायूस हो जाते, अपने अच्छे खासे सलाहियतों को बर्बाद कर लेते। मगर एक हिंदुस्तानी नौजवान आशीष अग्रवाल को जब फ्रांस के नौजवान मस्खरे पने में आयरन मैन बोल के उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करे तो उन्होंने सच्ची मुच्ची के आयरन मैन बन के बोलने वालों की बोलती बंद कर दिए। आशीष अग्रवाल 2 साल पहले कोरबा से फ्रांस को MBA करने गए थे। वहाँ पे फ्रांस के नौजवान उनका मजाक उड़ाते हुए उनको आयरन मैन बोल के उनको सताने लगे।
आशीष सही से आयरन मैन बन के दिखाए। उन्होंने 2 जून 2016 को फेमस मॉडल मिलन सोमन का रिकॉर्ड तोड़ के 5वें आयरन मैन बन गए। अप्रैल 2018 में चीन में हाफ आयरन मैन का खिताब अपने नाम करे। इसके बाद दिसंबर 2018 में अर्जेंटीना में फिर से आयरन मैन का खिताब वापस लेने में कामयाब हो गए। उन्होंने अब की बार ये कामयाबी 14 घंटे 15 मिनट 2 सेकंड में हासिल करे। बालको नगर के रहने वाले बिजनेसमैन अशोक अग्रवाल के बेटे आशीष अग्रवाल MBA की डिग्री हासिल करने फ्रांस को गए थे। 2011 में आशीष डिग्री हासिल कर लिए, मगर पढ़ाई के दिनों में उनको स्विमिंग और साइकिलिंग में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने जब वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे तो फ्रांस के नौजवान इन पे ताने मारते हुए बोलते थे, देखो ये इंडियन अपने आप को आयरन मैन समझ रहा। आशीष को बुरा तो मालूम होता था, मगर उन्होंने बर्दाश्त कर लेते थे। बाद में उन्होंने इंडिया को आ गए। अपने वालिद के कारोबार में इनका हाथ बटाने लगे। फ्रांस पे उन पे जो गुजरी, उन्होंने अपने अम्मा बाबा से, भाइयों से, बहन से और बीवी से बोले, अपने मुल्क में प्रैक्टिस करते रहे। इसके बाद कामयाब होते गए। अभी भी अपना मुकाम बाकी रखने में और दुनिया भर में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। अभी ये आयरन मैन जो ट्रायथलॉन इवेंट होता है, इसका साउथ अमेरिकन चैम्पियनशिप अर्जेंटीना में था, जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया और 14 घंटे के आसपास में इसमें 4 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसको अपने को 16 घंटे में करना पड़ता है। ये मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया। ये इंडिया से मेरा अकेले पार्टिसिपेशन था वहाँ पे, और इसमें जो भी इस इवेंट को कंप्लीट करता है उसको आयरन मैन बोलते हैं। तो आयरन मैन टाइटल मुझे वहाँ पे मिला। मैंने 14 घंटे के आसपास में इसको कंप्लीट किया। आयरन मैन का खिताब हासिल करने के वास्ते बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है। लगता 3 इवेंट एक मुकर्ररा वक्त में पूरा करना पड़ता, जिसमें 3.86 किलोमीटर समंदर में तैरना, 180.25 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर दौड़ना शामिल है। ऐसा भी नहीं है एक यूनिट के बाद आराम करे, खाए पिए, मंतखा मारे, फ्रेश हुए, फिर दूसरा इवेंट पूरा करे, बल्कि ये तीनों इवेंट बगैर रुके पूरा करना जरूरी है। ये मेरा तीसरा आयरन मैन था। पहला आयरन मैन मैंने 2016 में फ्रांस में किया था, और वहाँ पे भी मुझे कुछ इतना ही टाइम लगा था। 2016 में आयरन मैन बनने के बाद जब अप्रैल 2018 में हाफ आयरन मैन बनना पड़ा तो आशीष बेचैन हो गए। उनको फ्रांस के छिछोरे नौजवानों के ताने याद आ गए। आशीष सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, फिर शाम में 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस में लग गए। इसके बाद दिसंबर 2018 में सिर्फ 8 महीनों के बाद फिर से हाफ से फुल हो गए, यानी हाफ आयरन मैन से फुल आयरन मैन बन गए। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कम से कम मैं बोलता हूँ कि 1 साल से लेके 2 साल करना चाहिए। और वहाँ पे जो, क्योंकि इसमें आप खुद इसमें कल्पना कीजिए कि आपके पास 16-17 घंटे का टाइम होता है, जिसमें आपको 4 किलोमीटर स्विमिंग और 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर दौड़ना है। उसमें भी वहाँ का जो वेदर था, उस दिन वहाँ पे पानी का तापमान 10 डिग्री था समुद्र का, और साइकिलिंग में भी बहुत तेज़ वहाँ पे हवा चलती है 35-40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज आपको ट्रेनिंग चाहिए, और मैं समझता हूँ कम से कम इसमें 1 साल की ट्रेनिंग आदमी को करनी चाहिए अगर अच्छे से इसको करना है तो। आशीष के कारनामे पे उनके खानदान के लोग फख्र महसूस कर रहे हैं। इनका फख्र करना अपनी जगह सही है, मगर ये भी एक सच्चाई है, खानदान के लोग उनकी हिम्मत बढ़ाने से उनके अंदर के सलाहियतें बाहर आ रहे हैं। ये आशीष ने अभी अर्जेंटीना में ट्रायथलॉन में आयरन मैन का खिताब प्राप्त किया है, और इससे हम लोग को बहुत प्रसन्नता है। बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग बहुत डर रहे थे, क्योंकि ये बहुत कठिन इवेंट है, और हम लोगों के दिल में काफ़ी डर था, भय था भेजने से पहले। तो हम लोगों को ये पूरा करने के बाद बहुत खुशी हुई कि हमारे लड़के ने बहुत सक्सेसफुली इसको पूरा किया। के लिए ये रेगुलर अभ्यास की ज़रूरत है, और ये उसको करते हैं। बहुत इसमें डेडिकेशन की ज़रूरत है। डेली 2 घंटे 3 घंटे दौड़ना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग, ये रेगुलर अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको करते हैं। बहुत हम लोगों को इस चीज़ से दिक्कत होती है। ये अकेले इतना दूर जाके इस इवेंट के लिए जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ही डर रहे होते हैं उस इवेंट के दिन पर्टिकुलरली,
बिकॉज स्टार्टिंग स्विमिंग से होता है, जो कि समुद्र में इनको तैरना होता है 4-4.5 किलोमीटर। तो जब तक कि पानी से बाहर नहीं निकल के हैं, हम लोगों को पता चल जाता है कि सेफ़ है, तब तक हम लोग रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद भी बहुत लंबा स्ट्रेच दिन भर का बचा होता है, साइकिलिंग, उसके बाद में रनिंग, जो कि बहुत टफ है एक नॉर्मल आदमी के लिए कर पाना। आशीष को जो फ्रांसीसी नौजवान हाथ पे लेने उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके हाथा दर्द हो रहे होंगे। शायद वो लोग हाथा मलते हुए आँखा फाड़ फाड़ के टीवी चैनलों पे आशीष की कामयाबी को देख रहे होंगे। आज आशीष अपने मुल्क, अपने स्टेट, अपने गांव का नाम सारी दुनिया में रोशन करके दूसरे नौजवानों के वास्ते एक मिसाली आयरन मैन बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। करे तो क्या नहीं होता, हिम्मत मरना मदद खुदा। चलो एक और कहानी बताता हूँ। अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, मगर कौन से भी एरिया के आदमी को एक ही चीज़ खाओ पियो बोले तो कोई भी राज़ी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में एक औरत है जो बरसों से सिर्फ चाय पी के जिंदा है और सेहतमंद भी है। इनकी सेहत को देख के डॉक्टर भी हैरत कर रहे हैं, और आप भी ये रिपोर्ट देखेंगे तो यकीन मानो हैरत में पड़ जाएंगे। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोरिया में एक गांव है जिसका नाम बर्दिया है। ये गांव में सब औरतों और मर्दों से अलग एक औरत है जिसका नाम पिल्ली देवी है। उनके गांव वाले और आजू बाजू के एरिया के लोग चाय वाली चाची बोलते। पिल्ली देवी को चाय वाली चाची कई को बोले तो इन्हों कुछ भी खाते न पीते, फकत सादी चाय पे जिंदा है। कब से है मालूम? 33 सालों से। कितनी हैरत की बात है नहीं? रोजाना हैदराबाद की बिरयानी भी खिलाए तो 33 साल तो क्या 33 दिन भी नहीं खा सकते। पिल्ली देवी सिर्फ सादी चाय बरसों से कैसा पी रही की। चाय के अलावा खाने पीने की कोई भी चीज को, यहाँ तक के पानी को भी इन्हों मुंह को नहीं लगाते कते। कब से आप ये चाय पी रही हैं, लाल चाय? कितने साल हो चुके हैं? 30 साल हो गई। भूख नहीं लगी ना प्यास नहीं लगी। चाय पीने से आपका पेट भर जाता है? हाँ। फिर भूख नहीं लगता? नहीं, खाना तो बोलते हैं डॉक्टर, फिर भूख प्यास लगबे नहीं करे तो मैं कहाँ से खाए का मन ही नहीं करे। पिल्ली देवी के बाबा रतिराम का बोलना है, पिल्ली देवी जब 6th क्लास में थे, अचानक क्या हुआ कि इन्हों खाने पीने के सब चीजें छोड़ के सिर्फ चाय पीने लगे। पिल्ली देवी के भाई राजेश कुमार बचपन से अपनी बहन को सिर्फ चाय पीते हुए देख रहे थे। उनका बोलना है दिन तमाम उनकी बहन चाय भी नहीं पीते, शाम हुई तो चाय पीते। राजेश ये भी बोले पिल्ली की शादी 1985 में उनके गांव के बाजू तरगावा गांव में हुई थी, मगर शादी के बाद पिल्ली जब पहली बार घर को वापिस आए तो ससुराल को नहीं गए। हो सकता भाऊ कुछ नहीं खा रही बोल के ससुराल वाले बौरान थे होंगे। ससुराल के लोग कहाँ कुछ खिलाते की बोल के पिल्ली परेशान थे होंगे। बौरानी और परेशानी के नतीजे में पिल्ली देवी जब से अब तक अपने वालिद कने छे। खाना नहीं खाई, चाय पीना चालू किया, इसके बाद नहीं गई। कुछ ससुराल में कुछ हुआ था क्या? ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। शादी होने के बाद गई थी वहाँ पे? हाँ, एक बार गई थी। फिर इसके बाद नहीं गई? नहीं गई। उस समय से ही वो चाय पे आज तक निर्भर है, और मेरे हिसाब से आज से कुछ नहीं तो 15 साल 20 साल पहले वो दूध का चाय पिया करती थी। पर एक जिस घर से दूध आया करता था उस घर में पैसा देने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। वो लड़की इस बात को भी जान गई कि थोड़ा सा दूध को लेकर कहा सुनी हुआ है मेरे गार्जियन के साथ। उस दिन से उस लड़की ने प्रण कर लिया है कि मैं अब लाल चाय भी पी के मतलब अपना गुजारा करूंगी। गांव के पहले के सरपंच बिहारी लाल राजवाड़े बोले इन्हों पिल्ली देवी को इस वक्त से पहचानते जब इन्हों सरपंच थे। पिल्ली देवी कितने के सालों से दूध की चाय भी छोड़ के डिकाशन पी रहे। वो कई को बोले तो गरीबी की तरफ से पैसे नहीं दे सके बोल के दूध वाला बहुत किरकिरियां कर रहा था कहते। जब इस पिल्ली फैसला कर लिए अब से मैं बगैर दूध की चाय पीऊंगी। बिहारी लाल ये भी बोले पिल्ली देवी सिर्फ सादी चाय बरसों से पी के जिंदगी गुजार रहे बोल के गाँव के लोगों को उनसे अकीदत हो गई है। 3 8 दिन 9 दिन 10 दिन जैसे नवरात्र में रहते हैं तो 9 दिन रह लेते हैं, कोई तो पानी पी के रहते हैं, कोई चाय पी के रहते हैं। वहाँ तक संभव आता है, संभव है, लेकिन 33 सालों तक केवल चाय पे रहना में तो संभव नहीं है, ये तो आश्चर्यजनक ही है। जिले अस्पताल के डॉक्टर सर्जन एस के गुप्ता का बोलना है सिर्फ चाय पी के जिंदा रहना नामुमकिन है। पिल्ली देवी कैसा रह रही इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत है। और अब बात गोल्डन गर्ल की। मामूली गांव का गरीब बाप और उसकी बेटी ऐसा मिसाली काम कर दिए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिल में बैठ गया।
उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में बाप और बेटी की कोशिश की तारीफ करे। आप भी देखो गरीब बाप की मेहनत और हिम्मत वाली बेटी का ये कारनामा। हरियाणा में एक छोटा गांव है बुआना लागो। ये गांव का नाम भी बहुत से लोग नहीं सुने होंगे, मगर अब ये गांव रजनी नाम की बच्ची और इनके वालिद जसमेर की वजह से मशहूर होते जा रहा। रजनी को बॉक्सिंग का शौक है। इन्हें बॉक्सिंग में अपना और अपने मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन करना चाह रही, मगर कौन से भी गेम में कामयाबी के वास्ते तैयारियां भी करना पड़ता, ट्रेनिंग हासिल करना भी जरूरी है। रजनी के वालिद जसमेर बहुत ही गरीब आदमी है, मगर इन्होंने अपनी बेटी के ख्वाब को पूरा करने दिन रात एक कर दिए। जसमेर अपने गांव में लस्सी जमा करके रोजाना पानीपत को ले जाके बेचते। लस्सी से हो रही आमदनी में से थोड़ी रकम घर के वास्ते और थोड़ी रकम बेटी की आरजू पूरा करने में खर्च करते। जसमेर की दिन रात की मेहनत इस वक्त कामयाब हो गई जब छत्तीसगढ़ में रजनी वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के अपने वालिद का सर ऊंचा कर दी। जसमेर अपनी बेटी की कामयाबी पे बहुत खुश हुए। इन्होंने चाह रहे रजनी की कामयाबी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लड़की रजनी बॉक्सिंग में खेल करती है और उसकी तमन्ना है कि मैं अपने बड़े से बड़ा मेडल लाकर अपने गांव का नाम ऊंचा करूं। मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूं, लस्सी का काम करता हूं। मेरी पत्नी भी दिहाड़ी मजदूरी करती है। मैंने ये सोचा जी कि लड़की जैसे कहते हैं कि लड़की पीछे है, मैं तो मानता नहीं है कि लड़कों से लड़की पीछे है। जिस तरह मेरी लड़की ने मेरा नाम ऊंचा किया। रजनी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाह रही। रजनी का बोलना है इनकी कामयाबी इनके वालिद की मेहनती हाथों और कोच की ट्रेनिंग की देन है। ऐसे लोग हैं जिनके पास सहूलतें हैं, मगर अपने बच्चों को सलाहियत और काबिलियत पर तवज्जो देने के वास्ते इनके पास वक्त नहीं है। इनके वास्ते गरीब जसमेर एक मिसाली शख्सियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आप देख रहे थे दखनी में खबरें। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते 4:26 पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब।